नमस्कार मित्रों, प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज हम पुनः पाठ्यक्रम डीएलएड के यूनिट 4 के शेष प्रश्नों के लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह यूनिट 4 का भाग 2 है। भाग 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं देखे हो तो देख लें। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से चयन किए गए हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सीरीज। आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष के बीच लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं? तो ऑप्शन दिया है 12 से 14 वर्ष, 13 से 15 वर्ष, 10 से 12 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में किशोरों में कौन गुण आते हैं? ऑप्शन दिया है वीर पूजा की भावना, विपरीत लिंग के प्रति लगाव, कल्पना की प्रधानता और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि किशोरावस्था में किशोरों में गुण जो आते हैं वो है विपरीत लिंग के प्रति लगाव, आकर्षण। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाली संधि काल कहा जाता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो जो यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधि है वो किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जो किशोरावस्था है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, कौन कौन? तो ऑप्शन देखेंगे, पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष की आयु तक, किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष की आयु तक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दो भाग हैं 13 से 16 और 17 से 19, यही दो भाग बांटे गए हैं मुख्यतः किशोरावस्था में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को कौन सा वर्ष सबसे अधिक तूफानी होता है? किशोरावस्था का जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष सबसे अधिक तूफानी होता है? ऑप्शन दिया है 14 से 16 वर्ष, 13 से 16 वर्ष का, 10 से 15 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 13 से 16 वर्ष का जो आयु होता है वो सबसे अधिक तूफानी होता है किशोरावस्था के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि बालक की वृद्धि रुक जाती है, यदि कोई बालक है उसकी वृद्धि कब रुक जाती है? शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, विवाह होने के पश्चात, लगभग 16 वर्ष के पश्चात और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद बालक की वृद्धि रुक जाती है। अगला प्रश्न है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन है सोरेनसन का, हरलॉक का, क्रो का और थॉर्नेडाइक का। तो ये जो कथन है वो क्रो का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दो बालक में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, ये क्रो का कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से पर्याप्त भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं, यहाँ दृष्टि से पर्याप्त नहीं प्रायः होगा, संवेगात्मक दृष्टि से प्रायः भिन्न होते हैं, मिसप्रिंट है, उन्हें कहते हैं। ऑप्शन दिया है विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदबुद्धि बालक। जो शारीरिक, मानसिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से प्रायः भिन्न होंगे उन्हें मंदबुद्धि बालक कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, इमोशन का अर्थ है। इमोशन जो कि इमोवर शब्द से बना है, इमोवर भाषा से, तो इमोशन का अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजित करना। अगला प्रश्न देखेंगे, संवेग प्रकृति का हृदय है। जो संवेग है वो प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है? मैकडूगल, बर्नी, गेरस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेरस का।
ये गेरस का कथन है कि संवेग प्रकृति का हृदय है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख आधार है। ऑप्शन दिया है अधिगम, रुचि, लिंग भेद, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचि। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख आधार है रुचि। अधिगम का अभिप्राय है, अधिगम जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसका अभिप्राय क्या है? अधिगम का अभिप्राय है सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, अधिकार। तो इसका जो अभिप्राय है अधिगम का वो है पढ़ना। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पढ़ना। अगला प्रश्न है, सीखने के कौन से प्रकार हैं? गामक, निर्देशात्मक, ज्ञानात्मक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, निर्देशात्मक। अगला प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रक्रिया है जिसकी विशेषता है सीखना, अनुभव, सार्वभौमिकता एवं निरंतरता, प्रवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसकी विशेषता है सीखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? निम्न में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? ऑप्शन दिया है प्रेरणा, वातावरण, संवेगात्मक दशा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक दशा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है, पहले ऑप्शन देख रहे हैं, नतोदर रूप में, सीधी रूप में और उन्नतोदर रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नतोदर रूप में। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए पुनर्बलन होता है, जो पुनर्बलन है वो सीखने के लिए कैसा होता है? गौण होता है, केंद्रीय तत्व होता है कि मध्य होता है कि उपरोक्त सभी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय तत्व में होता है पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने सीखने के निम्न में से कौन से नियम बताए हैं? थॉर्नडाइक का नियम क्या है सीखने के लिए? अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का और उपरोक्त सभी का। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रेरक, जो सामाजिक प्रेरक है, भूख, प्यास, प्रेम और आत्मगौरव, ये कौन है इन चारों में से सामाजिक प्रेरक? तो मेरे ख्याल से आत्मगौरव ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, आत्मगौरव ही जो है कि सामाजिक प्रेरक है, बाकी तो आंतरिक है। जैविक प्रेरक, जो जैविक प्रेरक है, नींद है, मद व्यसन है कि अर्जनात्मकता है कि आत्म प्रशंसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जनात्मकता। जैविक प्रेरक है अर्जनात्मकता। प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं, प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं। किसकी? अनुशासन की, शरीर की, सामाजिक प्रेरक की और उपरोक्त सभी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन की। अगला प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है किसका? वुडवर्थ का, टर्मन का, वुडसी का कि डार्विन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्मन। टर्मन का यह कथन है कि बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है। अगला प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? बुद्धि के बारे में ये जो कथन है कि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गिली का कि गाल्टन का कि बीने का कि इनमें से किसी का भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन का। गाल्टन का यह कथन है कि बुद्धि जो है कि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है? अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है,
यह कथन किसका है? गाल्टन का है कि ह्यूमन का है कि थॉर्नडाइक का है कि स्पीयरमैन का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन। ह्यूमन जो थे उनका यह कथन था कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के प्रकार हैं अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक बुद्धि और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? बीने ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीने ने। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, जन्मजात होती है, बुद्धि जो है जन्मजात होती है कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है और उपरोक्त सभी। तो ये जो उपरोक्त 3 ऑप्शन हैं, क्या ये सभी बुद्धि की विशेषता है या इसकी बुद्धि की कोई प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, यही बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन और बीने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीने। बीने जो थे बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 से 46 बुद्धि लब्धि बालक की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? 25 से 46 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? बुद्धिमान कि मूर्ख बालक, तेज बालक या जड़ बालक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख बालक। जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से 46 है वे मूर्ख बालक होते हैं, उनकी बुद्धि उतनी तेज नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अति प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि का मान होता है। जो अति प्रतिभावान होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि का मान होता है, ऑप्शन दिया है 140 से 169, 140 से 150, 130 से 140 के मध्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 130 से 140 के बीच में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होता है? 140 से कि 100 से कि 90 से कि 120 से? तो टर्मन का अपना जो है कि अलग विचार था, उनके अनुसार 100 से जिसका अधिक है वो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिनकी बुद्धि लब्धि 100 से अधिक है वे प्रतिभाशाली हैं। यह कथन जो है कि टर्मन का था, वे मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि यानी IQ का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दिया है राइस, मोरे, टर्मन, स्किनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइस। राइस ने जो है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ का आविष्कार किया था। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, व्यक्तित्व जो है वो अस्थायी समायोजन है वातावरण के साथ कि नवीन परिस्थितियों के साथ कि व्यक्तियों की भावनाओं के साथ कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन परिस्थितियों के साथ व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। अगला, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है तो अंग्रेजी भाषा से कि लैटिन भाषा से कि संस्कृत भाषा से कि इनमें से कोई नहीं। तो पर्सनैलिटी का जो है लैटिन भाषा के परसोना से हुई है, PERSONA, परसोना से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, परसोना का अर्थ है परसोना का अर्थ अभी बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, मुखौटा। अगला प्रश्न है, बालक में व्यक्तित्व का विकास आरंभ होता है। तो जो बालक है उसमें व्यक्तित्व का जो विकास है वो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है, मतलब बाल्यावस्था से जस्ट पहले उसी से ही उसका व्यक्तित्व का अपना विकास आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, बालक का प्रथम शिक्षक होता है तो किसी भी बालक का प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है, क्योंकि बालक जब आंखें खोलता है तो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है और ज़्यादातर अपनी माँ के साथ ही समय बिताता है शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक। तो बालक का प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करता है कहलाता है। तो
तो ये तो सर्वविदित है कि जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देगा, शिक्षण प्रदान कराएगा, उसे क्या कहेंगे? विद्यालय। अगला प्रश्न है, मानव के निर्माण में योगदान है किसका? वंशानुक्रम, वातावरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव का निर्माण है उसमें वंशानुक्रम का योगदान होता है। अगला प्रश्न है, वे गुण जो बालक जन्म से लेकर के आता है कहलाता है वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर, कि अन्य व्यक्तियों के अनुमानों के जांच के आधार पर, कि एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन दिया है जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में, या अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत है, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है मानव अनुभव, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यावसायिक संगठन, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव अनुभव। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत मानव अनुभव है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया है शिक्षकों को, प्रशासकों को, पाठ्य पुस्तक लेखकों को, समाज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज को। अगला प्रश्न है, किसी विषय विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, किसी विषय विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया है शिक्षक के द्वारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा, विषय वस्तु के आधार पर, कि विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है। ऑप्शन है बालकों को विद्यालयी शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना, बालकों में पढ़ने लिखने बोलने एवं सुनने की दक्षताओं का विकास करना, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना, बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य, जो नर्सरी स्कूल है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं, प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। अगला प्रश्न है, वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं महाविद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, नर्सरी स्कूल एवं किंडर गार्डन। तो वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं नर्सरी एवं किंडर गार्डन स्कूल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है।
जो प्रौढ़ शिक्षा है उसका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? देखेंगे क्या है। उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना, निरक्षरता उन्मूलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं? क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं? क्या विद्यालय परिस्थितियां अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में सफल हुई हैं? कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है। हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपीय गुणों में परिवर्तित करना, उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना, आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों का कक्षा में समावेश करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप, सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले, विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। अगला प्रश्न है, एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है, छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए उपयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं क्या? अध्ययन कार्यक्रम, सामान्य शिक्षा, वैकल्पिक विषय, विशिष्ट शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन दिया है, छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए, छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, छात्र को भारतीय संस्कृति धरोहर को उन्मुख किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं को का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य है, सोशल साइंसेज का पर्यायवाची है कि एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है, कि सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है, कि सोशल लिविंग का समानार्थी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव विकास एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य है छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, छात्रों को विभिन्न सूत्रों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को वर्गमूल एवं लघुत्तम महत्तम का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सामान्य गणित नियम तथा पहाड़ों की जानकारी प्रदान करना। तो जो आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं के अंक गणित पढ़ाने का उद्देश्य है वो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों पर, साधिकार चेष्टा की ओर, सामाजिक विकास की ओर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न,
एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण का कार्य होना चाहिए। ऑप्शन दिया है पढ़ना यानी रीडिंग, लिखना, शब्द संरचना और इतिहास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ना यानी रीडिंग। तो आज का सीरीज हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।